Hello everyone, I am Shivani and welcome to Civil Series. Today we are starting a new subject which is strength of material. Strength of material. Strength strength means क्या है? Strength means किसी भी चीज की क्षमता. Strength of material में हम different types of material की strength क्या है वो जानेंगे. लेकिन क्यों? एज ए सिविल इंजीनियर हम स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं लाइक स्टील स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, पर ये सभी स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने से पहले हम जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज़ वो मटेरियल कब फेल होता है, वो मटेरियल कितना लोड बियर कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए. तभी हम एक परफेक्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर हम जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसकी स्ट्रेंथ हमें पता नहीं होगी तो हम ये प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकते कि जो स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है, वो स्ट्रक्चर कब फेल होगा या फिर वो स्ट्रक्चर कितना लोड बियर कर सकता है. तो SOM, that is strength of material, gives us a basic idea about the material strength, and this is the subject all about. Okay, so strength is nothing but the capacity of that particular object. तो हमें किसी नॉन सिविल इंजीनियर को स्ट्रेंथ के बारे में बताना होगा तो हम उसे कैसे बताएंगे. सपोज यहाँ पे एक बेंच है और इस बेंच पर 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं और उनका ये एवरेज वेट होना चाहिए, इतने एवरेज वेट तक वो बेंच उनका लोड सह सकता है. सो दैट इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ दैट बेंच, स्ट्रेंथ ऑफ दैट बेंच. बट इंजीनियरिंग की टर्म्स में हम लोड की जगह पे स्ट्रेस यूज करते हैं. तो स्ट्रेस क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोड अप्लाई करें और उस लोड को सहने के लिए वो ऑब्जेक्ट कुछ रेजिस्टेंस पैदा करे तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस. So stress is the internal resistance per unit area offered by that body. Okay. Then second is the strain. Strain is the ratio of change in dimension to the original dimension. Change in dimension means किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई लोड अप्लाई करें तो उस लोड की वजह से उस ऑब्जेक्ट की साइज या फिर शेप चेंज होगी. तो स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें उसके ओरिजिनल डायमेंशंस पता होनी चाहिए. फिर बाद में अगर उस पर हम कोई लोड अप्लाई करें तो उस लोड की वजह से जो कोई भी चेंजेस आए हैं साइज में या शेप में उसके डायमेंशंस भी हमें पता होना चाहिए. तो उनका जो रेशो होगा, तो जो रेशो से हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी स्ट्रेन की वैल्यू. देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स देखेंगे, पर वो क्यों देखने हैं? बिकॉज ऑफ strength. So strength is nothing but the maximum value of stress which the material can sustain. Strength stress की एक ऐसी वैल्यू है जो एक ऑब्जेक्ट सह सकता है. ओके, सो strength is the maximum value of stress which the material can sustain. स्ट्रेस दो टाइप्स के यहाँ पे हम देखने वाले हैं. पहला होता है इंड्यूस स्ट्रेस. इंड्यूस स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस ड्यू टू द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द लोड अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट. ओके, एंड सेकेंड इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस. ओके, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एक ऐसी वैल्यू है जो वो ऑब्जेक्ट सह सकता है, उतनी वैल्यू वो ऑब्जेक्ट सह सकता है. और इंड्यूस स्ट्रेस क्या है? अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर कोई लोड अप्लाई करें और उस लोड की वजह से जो भी कोई स्ट्रेस उस ऑब्जेक्ट पे आएगा तो वो क्या होगा? इंड्यूस स्ट्रेस. अगर इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा होगी तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज लोड एंड फोर्स. ओके, सो लोड को आपको समझने से पहले आपको फोर्स क्या है ये पता होना चाहिए. सो फोर्स इज अ वर्सेटाइल इन नेचर और यहाँ पे हमने फोर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. तो पहला है मैकेनिकल फोर्स, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, थर्ड इज द ग्रेविटी फोर्स. सो ग्रेविटी फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल अप्लाइड ऑन एवरी सिंगल बॉडी, and the electromotive force is the force applied on a charged particles in the electromotive field. ओके, तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है और ग्रेविटी फोर्स है, इन दोनों फोर्स के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम ग्रेविटी फोर्स का. अगर सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं उस बॉल को हवा में फेंक दूं तो क्या होगा? अगर मैं उसको हवा में फेंक दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. अगर वो बॉल हवा में भी है तब भी उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है. इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन फोर्सेस के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. बट इन द केस ऑफ मैकेनिकल फोर्स देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड इसका मतलब कि
कंसिडर कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको ढकेलना है या फिर उस ऑब्जेक्ट को उठाना है या फिर उस ऑब्जेक्ट को कट करना है, तो इसके लिए आपको पहले उस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए. सो फोर्स इज द मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द ग्रेविटी फोर्स, बट द लोड इज ओनली द मैकेनिकल फोर्स. ओके, सो लोड में क्या है, सिर्फ डायरेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसी को हम लोड की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. ओके, और फोर्स के लिए हमें डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तभी भी हम उसे फोर्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. Then strength of material is the branch of mechanics, and mechanics deals with the energy and the force. Okay, so mechanics, strength of material is the branch of mechanics which deals with the force and energy and their effects on an object. ओके, तो मैकेनिक्स को यहाँ पे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी फोर्सेस हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने रिजिड बॉडी कंसिडर की है. वैसे तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि वो बॉडी कभी डिफॉर्म नहीं होती. वैसे तो ऐसी एक भी बॉडी नहीं है कि जो बॉडी फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्म नहीं होगी. तो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल बॉडी कंसिडर करके उन फोर्सेस को स्टडी करेंगे इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. देन सेकेंड इज दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडीज जो है उन पर लगाएंगे फोर्स, और उन फोर्सेस की स्टडी करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. और हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, कुछ बुक्स में रेजिस्टेंस बॉडी भी दी गई है. तो रेजिस्टेंस बॉडी का मतलब क्या है कि जो बॉडी अपना काम करती है. फॉर एग्जाम्पल एक शाफ्ट है, तो वो क्या करता है, शाफ्ट मोशन क्रिएट करता है. ओके, तो उसको उस मोशन क्रिएट करते वक्त उस शाफ्ट में क्या आएंगे, जो भी डिफॉर्मेशंस आएंगे वो भी हम कंसिडर करेंगे इन द केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड रेजिस्टेंस बॉडीज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्सेस की स्टडी करेंगे. देन इन द केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सिर्फ फ्लूइड पर अप्लाई होने वाले जो फोर्सेस है या फिर एनर्जी है और या फिर उसके जो इफेक्ट्स है वो सब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. और जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है. And in the case of strength of material, here we consider deformable bodies. So deformable bodies अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. एक होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है प्लास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी इज द बॉडी which is which regain its original shape after removing the force or after removing the load applied on that body. Okay, and plastic body क्या होती है, वो उसका शेप रिगेन नहीं करती. जब आपने कोई फोर्स उस पर अप्लाई किया है, वो फोर्स आप हटाएंगे तभी वो बॉडी उसका ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेगी, तो उस बॉडी को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी. और इलास्टिक बॉडी क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट है फोर्स हटाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडीज की तो स्टडी करेंगे, बट ज्यादा हम इलास्टिक बॉडीज की यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. In the next video, I'll come with the module 1, which is simple stress and strain. And if you want to watch the further videos on my channel and the upcoming videos of strength of material, do subscribe to the channel. And if you like today's video, do like the video and share the video with your friends. Comment below, and thank you for watching.